आदरणीय कुलपति प्रोफेसर राजवीर जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी के डीन्स, चेयरपर्सन्स, फैकल्टी मेंबर्स और प्रिय विद्यार्थियों, आपका ये जो मंचीय कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम सामान्यतः बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में संस्कृति का एक भाग, विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन, उसका कार्यक्रम होता है। हम सब लोग बड़े उत्साह से ऐसे कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि दूरदर्शन पे जैसे कोई बहुत पॉपुलर कार्यक्रम चल रहा होता है तो उसमें कमर्शियल ब्रेक आ जाता है, और जितना पॉपुलर कार्यक्रम होता है उतना लंबा कमर्शियल ब्रेक भी होता है, क्योंकि एड्स मिलते हैं। तो यहाँ का कमर्शियल ब्रेक ये है कि आप लोग जो है इस विश्वविद्यालय में पहली बार आए हैं, और इसलिए स्कूल के वातावरण को छोड़कर +2 करते करते जो जिस वातावरण में रहे थे उसको छोड़ करके एक नए वातावरण में आप आए हैं। तो उस वातावरण में आप लोगों को यहाँ कैंपस में सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, मर्यादाएं क्या क्या रहेंगी, और आप लोगों को कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, इसका संक्षेप में प्रारंभ में परिचय इस इंडक्शन कार्यक्रम के माध्यम से होता है। हम सब लोग परिचित होंगे कि इस प्रकार के प्रोग्राम्स कॉरपोरेट जगत में बहुत पहले से चल रहे, और वहाँ ये होता है कि जब उनका नया एम्प्लॉय कोई आते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, तो उस कंपनी की आवश्यकताएं क्या हैं और क्या काम करना पड़ेगा, और उसका आपने कुछ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वहाँ क्या पढ़ा है, और कंपनी की अभी रिक्वायरमेंट क्या है, सामान्य जो एलिजिबिलिटी है उसके अलावा कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिए वो इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो ऐसे जो इंडक्शन कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में यूजीसी ने भी तय किया कि शैक्षिक संस्थानों में भी होना चाहिए, और विशेष रूप से अभी लगभग देश भर के सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे इंडक्शन कार्यक्रम होते हैं। और उसके पीछे एक और बात है कि आप सब लोग तो अभी स्कूलों से आए हैं, शायद सुना या नहीं सुना, लेकिन एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित हुई, वो इम्प्लीमेंट हो रही है सभी कैंपसेस में। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से सभी नए विद्यार्थियों के लिए, नए शिक्षकों के लिए इस प्रकार के इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित होना आवश्यक है, करना चाहिए। और इसलिए जो क्वालिटी एजुकेशन देने वाले संस्थान हैं, उन सब संस्थानों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं। सामान्यतः जब आप किसी शैक्षिक संस्थान में आते हैं, जिस विषय में आपने प्रवेश लिया है, तो उस प्रवेश के बाद में उस संस्थान के आप अंग बनते हैं। 3-4 वर्ष उस परिसर में आप जब रहते हैं, तो इस परिसर में आपके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। तो ये जो 4 दिवस का कार्यक्रम है, इस 4 दिवस में आपको अभी 2 दिन से 3 या तीसरा दिन है, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की क्या कैपेसिटी है, DSW किस प्रकार से आपको सेवाएं देता है, कौन सी ऐसी जनरल और यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, ICT की फैसिलिटीज़ क्या हैं, इस विश्वविद्यालय का प्रमुख SOP क्या है, विशेषता क्या है। अभी जैसे कहा कि हम लोगों ने एक यहाँ नृत्य प्रतियोगिता देखी, और देश भर में ये जो आपके बीच के छात्र हैं जो आपसे पूर्व यहाँ अध्ययन कर रहे थे, उनको इस कैंपस में ऐसा वातावरण मिला, और उन्होंने अपनी उस विधा को और आगे बढ़ाया, और देश भर में प्रथम भी वो आए हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उन सब की जानकारी हम सब लोगों को यहाँ पर मिल रही होगी। और ये बाकी जो स्तर के जो कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं
आवश्यक उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन इस स्तर के विद्यार्थी जो +2 करके अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटर हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो आयु है ये किशोरावस्था से तरुणाई की ओर जाने वाली आयु है। इसमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ऊर्जा ये एक जिसको कहते हैं हाईएस्ट लेवल पे होती है मनुष्य जीवन की। वो ऊर्जा हम कैसे अपने अनुसार उस ऊर्जा को चलाएं, चैनलाइज करें, इसके लिए जो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं उनका हमने उपयोग करना चाहिए। आप सब लोग जब यहाँ अलग अलग विषयों को पढ़ेंगे, उन विषयों की जानकारी पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनसे भी आपका इंटरेक्शन होगा। फैकल्टी के उस डिपार्टमेंट के हेड्स कौन है, डीन कौन है, टीचर्स कौन हैं। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप मुझे भी पता है कि आप जिस मूड में बैठे हैं तो वो मूड में ज़्यादा आपका व्यवधान नहीं डालूँगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो इस कैंपस में आप आए हैं और एक अच्छे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसकी A+ श्रेणी की, ये हरियाणा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप आए हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या चीज़ें, मर्यादाएं क्या हैं, क्या ध्यान रखना और कैसे अपने आप को जीवन को बनाना है, क्योंकि ये आपकी फॉर्मेटिव स्टेज है। जैसा इस समय आप ठीक से सीखेंगे चीज़ों को, वैसा आगे करेंगे, और ये वातावरण आपको सब जगह नहीं मिलने वाला है, इसका ध्यान रखिए। और ये वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। एक पिछले दिनों में कहीं एक सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई एक कहानी पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि एक कोई छोटा बालक, अनाथ बालक उनके पास में कहीं संपर्क में आ गया और उसने कहा कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे ज़रा आप शरण दे दीजिए। तो उसकी सब अवस्थाएं देख करके उस छोटे बालक को अपने घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, और जैसे आप सब लोगों को यदि नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की कहानियों को पढ़ना चाहिए। सुधा मूर्ति ने उस बच्चे को धीरे धीरे लालन पालन करके बड़ा किया, वो शिक्षित हो गया और एक बड़ा अच्छा पुजारी किसी एक अच्छे मंदिर के अंदर बन गया। उसके बाद में उसकी विवाह हुआ। उसका बड़ा जो बेटा था वो भी बड़ा हुआ और बाद में उसको पोता हुआ, ग्रैंडसन। उस ग्रैंडसन को उसने पाला। वो ग्रैंडसन पालने के लिए बड़ा होने के बाद में जब IIT में एडमिशन चाहिए था तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो फिर से आया। उसका जो ग्रैंडफादर है सुधा मूर्ति के पास में आया कि ये बालक कब IIT में एडमिशन चाहता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो सुधा मूर्ति ने उनको लोन दे दिया कि जाओ और एडमिशन लो, और जितनी शिक्षा के लिए तुम्हें पैसा चाहिए वो पैसा यहाँ से लेकर के जाओ। वो पढ़ा बच्चा और वो एक अच्छे किसी कंपनी में सेटल हो गया, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा। उसके बावजूद सुधा मूर्ति लिखती हैं कि उसके मन में कभी ये नहीं आया कि जो मैं लोन लेकर के पढ़ के आया था उस लोन को रीपे कर दूं क्या। और वो ये कहती हैं कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, वो ग्रैंडफादर जब हमारे घर में पढ़ कर के और बड़े होकर के गए, उनके मन में इस घर का संस्कार था। अपने पुत्र को उन्होंने वैसा संस्कार दिया, लेकिन उनका पुत्र वो संस्कार अपने बच्चे को नहीं दे पाया, और इसलिए आज उसकी ये स्थिति है। कहने का अर्थ है कि जिस वायुमंडल में हम रहते हैं उस वायुमंडल का बहुत फर्क पड़ता है, और वायुमंडल हम सब लोग मिलकर के बनाते हैं। एक सकारात्मक वायुमंडल होगा, उस सकारात्मक वायुमंडल से सब मिलकर के बहुत उत्कृष्टता का जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। नकारात्मकता जहाँ होगी उस प्रकार से वैसी ऊर्जाएं नहीं होंगी, और व्यक्ति का जीवन किस दिशा में चला जाता है पता नहीं लगता। और इसलिए ये समय है अपने आप के बारे में विचार करने के लिए। ये समय है जिसमें आप अपने आप को
सोचें, खोजें कि मुझे क्या करना है जीवन के अंदर। यदि दिशाहीन रहना है, केवल कुछ चीज़ों के अंदर, छोटे मोटे बातों के अंदर उलझ के रह जाना है, वो जीवन नष्ट होता है। कितने भी अच्छी स्थानों पर चले जाएं, वो जीवन आगे नहीं बढ़ पाता जब तक व्यक्ति अपने स्वयं को, उसको क्या करना है। देखिए, पिछले दिनों, अभी शायद 4-5 महीने हुए हैं, एक हरियाणा की एक इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा थी। उस छात्रा ने आत्महत्या की और उसने एक सुसाइडल नोट लिखा। कुछ लाइनें ही लिखी। उसने लिखा कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैंने माता पिता के दबाव के कारण से इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले लिया, लेकिन इंजीनियरिंग में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। और सेकेंड ईयर आते आते उसको लगा कि मैं इतने दबाव में हूँ, और अंततः उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब ये नए पेरेंट्स ध्यान कर रहे हैं कि उसको क्या चाहिए, न वो अपने पेरेंट्स को समझा पा रही है क्या, उसको क्या करना चाहिए। हाईएस्ट लेवल के संस्थानों में पढ़ जाते हैं, इंटेलेक्चुअली ये एक तरह से साबित करते हैं कि वो कुछ अलग हैं समाज के अंदर। लेकिन आप देखिए, पिछले 2018 से और 2022 के बीच में 33 IITians ने सुसाइड किया है। वो जीवन से निराश है, अवसाद में जा रहे हैं, क्या करना है जीवन में पता नहीं है। तो जीवन में किस दिशा में आगे जाना है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और इसलिए आपको ये हो सकता है कि यहाँ कैंपस में जब आप पढ़ रहे हैं, एडमिशन लिया है, आपको लगा होगा, पेरेंट्स ने भी कहा होगा, हमारे किसी शिक्षक ने भी कहा होगा, इस डिपार्टमेंट में, इस सब्जेक्ट के अंदर आप लीजिए एडमिशन, और इसके कारण से आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, आगे चल करके जीवन अच्छा हो जाएगा। ये प्लेसमेंट के माध्यम से अच्छे पैसे कमा करके जीवन अच्छा होना यदि होता, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा पैसा है लेकिन अवसादग्रस्त हैं। पैसे की आवश्यकता किस लिए है? ये जो शरीर है, इस शरीर संचालन के लिए जो आवश्यक आर्थिक आवश्यकता है, वो उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन शरीर की आवश्यकताएं क्या हैं? ये शरीर का विकास, शरीर की आवश्यकताएं ये लिमिटेड होती हैं। आप कोई चीज़ को लगातार करते रहिए, शरीर कहेगा कि अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आपको बहुत अच्छा कोई खाना खा रहे हैं आप, कोई मिठाई है, कुछ चीज़ है, एक लिमिट के बाद में शरीर मना कर देगा, ये कितनी भी अच्छी है नहीं चाहिए। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, ये जो मन है, इस मन के अंदर अथाह उसकी संभावनाएं रहती है, और उसकी सीमा असीम होने के कारण से उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए, इस सेल्फ की ओर आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं जीवन के अंदर? जो जिसकी सीमित आवश्यकताएं है उसके लिए असीमित धनोपार्जन की ओर जाते हैं, जिसकी असीमित आवश्यकताएं है उसके लिए समय नहीं देते। मनोविज्ञान क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, श्रेष्ठताएं क्या होती है, अच्छे संस्कार क्या होते हैं, इसकी बात सुनने के बाद में ये लगने लगता है कि ये क्या बात है। आज हमारे सामने कोई गीता का विषय, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बात करना शुरू कर दे तो हमें लगता है ये क्या बकवास शुरू हो गया है। क्योंकि सामान्यतः धीरे धीरे इस प्रकार की मनोवृत्ति से ये हो गया कि जब कोई बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत कुछ अब जीवन में करने लायक नहीं है, तो गीता सुनो। लेकिन गीता ऐसा है, जब यंग होता है, युवावस्था होती है, उस युवावस्थाओं में वो दिशा देती है। और इसको विदेश के लोग जान रहे हैं। हमारे देश के यहाँ के मल्टीनेशनल्स में जाने वाले लोग, हमारे यहाँ के स्टूडेंट बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले लोगों को ये पूछते हैं, आपने गीता अध्ययन किया है क्या? तो वहाँ पर हम निरुत्तर हो जाते हैं, हमने कभी देखा ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं ऐसा करना चाहिए क्या, उसमें क्या है, ऐसा जीवन का दृष्टिकोण क्या है जिसको सीखना है क्या। तो अपने सेल्फ को यदि जानना है तो जो कोई एमिनेंट इस प्रकार के ग्रेट पर्सन्स हुए हैं उनको जानिए, उनको समझिए, उसमें से प्रेरणाएं मिलेंगी। अपने वायुमंडल को इस प्रकार का वायुमंडल बनाइए। यूनिवर्सिटी तो
ऐसा वायुमंडल देने की कोशिश करेगी, आपके शिक्षक आपको ऐसा वायुमंडल देने की कोशिश करेंगे जिसमें बहुत कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बाहर से दिया हुआ वायुमंडल तब तक काम नहीं करता जब तक आंतरिक ऊर्जा का प्रस्फुटन नहीं होता। आप सब लोग जानते हैं जितने भी पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स अंडे देते हैं। उस अंडे से और जीव बाहर निकलना, चूजा बाहर निकलना, उसके लिए एक प्रोसेस लगती है। उसके एक डेफिनिट क्रम में टेम्परेचर चाहिए उसको। और इसलिए जो मादा जो बर्ड होती है अपने अंडे के ऊपर बैठ जाती है, उसको ताप देती है। और वो ये भी हो सकता है कुछ दिन 24 आवर्स तक उन अंडों के ऊपर बैठे रहे। ये भी हो सकता है कि वो 8 घंटे उनके ऊपर बैठेगी और बाकी घंटे उसको फ्री छोड़ेगी। ये जो निश्चित प्रक्रिया यदि देते हैं तो आप जानते हैं कि एक इस निश्चित प्रक्रिया निकलते निकलते उसमें से एक जीव निकलता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि इसमें से जीव ही निकलना है तो उस अंडे को आप बाहर से तोड़ दीजिए। जीव निकलेगा क्या उसमें से? जीव नहीं निकल सकता। इसलिए जब तक हमारा अंदर का जो अंतः है, सेल्फ है, ये जागृत नहीं होता तब तक हम एक श्रेष्ठ जीवन जीने की ओर दिशा हमारी नहीं बढ़ सकती। और इसलिए आप अपने भौतिक चीज़ों को आगे बढ़ाते इस सेल्फ को जानिए, रियलाइज़ करिए किस दिशा में हमें जाना है, आगे कैसा जीवन हमें जीना है। सफल जीवन वो नहीं होता है जो करोड़ों अरबों रुपए कमा करके चला जाता है। संतोषप्रद जीवन ये होता है जिसको ये लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। मैं बस अंतिम में एक छोटी सी बात आपको हरियाणा की एक माता की बात बता करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी, उस आज़ाद हिंद फौज के लिए हमारे आयु के जो युवक युवती है वो उस फौज के अंदर भर्ती होने जाते थे। लेकिन उस भर्ती प्रक्रिया इतनी रिगरस थी, उसमें जब वो भर्ती के लिए जाते थे अप्लाई करने के बाद में, तो उसको पहला प्रश्न ये पूछा जाता था कि तुम अपने परिवार में तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने भाई बहन हो, माता पिता कैसे हैं। दूसरा प्रश्न ये होता था कि परिवार की तुम्हारे कितनी जिम्मेवारी है, और उसके आधार पे उसका सिलेक्शन होता था। तो एक हरियाणा के ही हमारे समीप के ही एक गांव का और ऐसे ही आपकी आयु का युवक आज़ाद हिंद फौज में एडमिशन के लिए चला गया। वहाँ गए तो उसने कहा कि तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है। उसने कहा कि मेरी एक बूढ़ी माँ है घर में और कोई नहीं है, मैं उसका अकेला पुत्र हूँ, इसलिए ये मानिए कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसको फौज में भर्ती नहीं किया, उसको कहा जाओ और माँ की सेवा करो। माँ की सेवा करने के लिए वो बालक आ गया, लेकिन घर आने के बाद में 2 दिन वो सुस्त रहा, किसी से कुछ बात नहीं, चुप रहे। तो माँ ने पूछा कि तुम फौज में भर्ती होने गए थे, वापस कैसे आ गए? तब उस बालक ने कहा कि मैं भर्ती होने गया था, लेकिन मुझे इस आधार के ऊपर वापस दे दिया कि तुम्हारी एक बूढ़ी माँ है, उसकी सेवा करो, और इसमें फौज में और ऐसे युवक आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वो बूढ़ी माँ ने कुछ उसको बोला नहीं। लेकिन आप जानते हैं ये हरियाणा की एक बहुत ऐसे रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। दूसरे दिन पता लगा कि उसकी वो बूढ़ी माँ एक पास के कुएं में गिर करके अपने आप को उसने उत्सर्ग कर दिया, बलिदान कर दिया, केवल इसलिए कि मेरा बालक, मेरा बच्चा देश की सेवा करने के लिए जा रहा है और मैं व्यवधान बन रही हूँ, इसलिए अपने आप को हटा दिया। तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म और जाओ देश की सेवा करो। ऐसे हरियाणा के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, इस भारतवर्ष में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। हरियाणा इस बात के लिए जाना जाता है कि फौज में भर्ती होता है व्यक्ति और कहीं शहीद हो गया तो परिवार का व्यक्ति कहता है, बूढ़ा बुजुर्ग, कि अरे एक और होता तो मैं उसको भी भेज देता। ये कहानियाँ इस देश के, इस हरियाणा प्रदेश की ऐसी कहानियाँ हैं। कारण क्या है? मनुष्य के जीवन में केवल अपने लिए जीना ये सब लोग जीते हैं, दूसरे के लिए जीना, समाज के लिए जीना, देश के लिए जीना,
वो एक संतोष देने वाला उत्कृष्ट जीवन होता है। मुझे लगता है कि आप इस विश्वविद्यालय में अपने विभिन्न अध्ययन करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आगे बढ़ कर के मैं अपने देश और समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए क्या कर सकता हूँ, उसके लिए अपने आप तैयार करेंगे। और इसलिए कभी जीवन में कोई अवसाद का क्षण नहीं आएगा, हमेशा ऊर्जा से भरपूर हम रहेंगे। इस प्रकार का वायुमंडल कैंपस देगा, आपके शिक्षक देंगे, लेकिन आपको स्वयं भी तैयार होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसमें से आपका जीवन श्रेष्ठता की ओर जाएगा। बस इतना ही मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ।